हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन चैनल में। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का पोएम वाला पार्ट है, जिसका पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश बुक सीरीज यहाँ पे चल रहा है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसका एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन इस वीडियो पर करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे एक नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एनसीईआरटी इंग्लिश बुक चल रहा है, क्लास 10th का चैप्टर 1 है ये, और इसमें जो टॉपिक है वो है आ लेटर टू गॉड, जिसका ये पोएम वाला पार्ट है डस्ट ऑफ स्नो, जिसका मैं क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ। साथ में डस्ट ऑफ स्नो के बारे में भी इस वीडियो पर डिस्कस करने वाली हूँ। साथ में ही डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड डस्ट ऑफ स्नो पोएम से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी भी मैं इस वीडियो पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारा NHB। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय आवास बैंक भी कहते हैं। ये एक भारत सरकार का बॉडी है जो कि हाउसिंग बैंक है। हाउसिंग बैंक कहने का मतलब ही पता चल रहा है कि आवास, हाउस से रिलेटेड जितने भी लोन वगैरह होते हैं, जितने भी फंडिंग वगैरह होते हैं, वो नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट की बॉडी है, नेशनल गवर्नमेंट की बॉडी है, मतलब भारत सरकार की एक बॉडी है। यह एक स्टेचुटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, जो कि भारत सरकार की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब होता है कि कानून बना करके, पार्लियामेंट में कानून बना करके पास करके एक बॉडी को बनाना। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी जानते हैं कि इसको कब बनाया गया था। इसको बनाया गया था 9 जुलाई 1988 में इसको बनाया गया है, राष्ट्रीय आवास बैंक को, नेशनल हाउसिंग बैंक को। और इसको पूरी तरीका से फाइनेंस मिनिस्टर इसको क्या करती है, ऑन करती है, जो भारत सरकार की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, जो कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और इंडिया का कैपिटल है। ठीक है, और न्यू दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है। और जो ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये आरबीआई के अंडर में काम करता है। ये जितने भी फंक्शनिंग करता है, जितने भी इसके फंक्शन होते हैं, जितने भी इसके स्कीम वगैरह होते हैं, जो कुछ भी ये प्लान या फिर जो कुछ भी ये काम करता है, ये सब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में रह करके ये करता है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोगों ने जाना कि नेशनल हाउसिंग बैंक का कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली में है, तो थोड़ा सा हम लोग न्यू दिल्ली को जाकर के देखते हैं कि न्यू दिल्ली आखिर हमारे भारत में है कहाँ पर। न्यू दिल्ली जो है, अभी हम लोगों ने देखा कि नेशनल हाउसिंग बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो एक बार हम लोग न्यू दिल्ली को देखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। न्यू दिल्ली जो है वो हमारा, देखो यहाँ पर है न्यू दिल्ली। तो हम लोग जाकर के देखते हैं न्यू दिल्ली कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री को टच करता है। तो एक ये है हरियाणा पश्चिम में, और ये है उत्तर प्रदेश पूरब में। ये दो स्टेट की बाउंड्री को टच करता है। और जो न्यू दिल्ली है वो भारत का कैपिटल है, राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ठीक है, राजधानी है, साथ में ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, तो हम लोग न्यू दिल्ली के बारे में जान गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए हैं आज के हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आ गए, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो एक पोयम है। जो पोएट है इस पोयम को लिखे, वो एक उदास मूड पर एक जगह पर बैठे हुए थे, और अचानक से उनको कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जो कि उसकी उदासी जो है वो उसकी खुशी में मतलब कि परिवर्तित हो गई, और वो उनका जो दिन था पूरा दिन वो खुशनुमा गुजरा। ठीक है, तो ये पोयम में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। The way a crow soaked down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rushed। कहने का मतलब है कि ये पोयम में जो कहा जा रहा है उसका मीनिंग ये आता है कि जिस तरीका से एक कौवे ने एक मतलब जो पेड़ की जो टहनी होती है उसको हिलाया, जिससे कि डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि स्नो
जैसे कि स्नो हम लोग जानते हैं ना, हल्की हल्की बारिश होती है तो हमारे वहाँ बारिश की बूंदें पड़ती है, और जो बर्फ की जो छोटी छोटी जो बूंदें गिरती है उसको हम लोग स्नो बोलते हैं, ठीक है। वो स्नो जो एक हेमलेक ट्री से गिरा, किसके ऊपर में गिरा? पोएट के ऊपर में गिरा। तो वो क्या है ना, पोएट का जो हार्ट है वो अचानक से, मतलब उनका जो मन में जो दुख था, जो जिस तरीका से वो अपने मन में मतलब कि सैड फील कर रहे थे, अचानक से उनका मूड चेंज हो गया, और उनका जो बचा हुआ दिन था वो जो सैड मूड से हैप्पी मूड में कन्वर्ट होकर के वो उसका उनका जो दिन था वो अच्छा बन गया। जो खराब दिन जाने वाला था वो दिन उनका बच गया, ठीक है। इस पोयम में यही बात को बताया गया है पोएट के द्वारा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चल के इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। कहने का मतलब है कि पोएट ने कैसे इनका मूड चेंज हुआ उसको बताया है। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पर आंसर में क्या है, आंसर में हम लोग चलते हैं। The dust of snow means the fine particle or flocks of snow। कहने का मतलब है जो डस्ट ऑफ स्नो है उसका मतलब है एकदम छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे अंश और अणु, ठीक है ना। फ्लैक्स, गुच्छे, छोटे छोटे गुच्छे किसके? स्नो के। जो बर्फ के छोटी छोटी जो टुकड़े होते हैं उनको यहाँ पर बताया गया है कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का गुच्छा को यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है, ठीक है। द सडन सावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट मूड। मतलब अचानक से जो डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े का जो फवारा है, और जो उसका, हाँ, जो फवारा है वो अचानक से पोएट के ऊपर में गिरता है तो पोएट का मूड क्या होता है? चेंज हो जाता है। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। क्योंकि उस समय पोएट का मूड जो था वो थोड़ा सैड था, तो जब फवारा जो है बर्फ का और बर्फ के टुकड़े का और स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का जो फवारा और जो सावर पोएट के ऊपर जब वो गिरता है तो अचानक से उसका उनका जो मूड रहता है, जो सैड वाला मूड रहता है, वो हैप्पी में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्पी में बदल जाता है। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, और वो क्या करता है? रिफ्रेश्ड फील करने लगता है, मतलब कि वो ताजगी महसूस करने लगता है। एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और वो चाहता है कि वो बचा हुआ अपना जो दिन है उसको वो एंजॉय करे, उसको मस्ती में गुजारे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर बस इतना सा कहने का मतलब है, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो कहने का मतलब है कि डस्ट ऑफ स्नो को बताया गया है एक जो स्नो का जो गुच्छा, ठीक है ना, जो अचानक से पोएट के ऊपर में गिरता है तो पोएट का मूड अचानक से चेंज हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली होता है कि हम लोग किसी हम लोग का मूड अगर मान लो ठीक नहीं है और अचानक से कुछ चीजें हम लोगों को दिखाई दे, सुनाई दे, तो हमारा मूड बदल जाता है। मान लो कि हम लोग कहीं पे चल रहे हैं, हमारा मूड ठीक नहीं है, और हम लोगों को अच्छा से कोई फूल दिख गया, या फिर कहीं अच्छी से हवाएं चलने लगी, या फिर कोई अच्छे से गाना सुनाई देने लगा, तो हमारा एक मूड से कन्वर्ट होकर के हमारा मूड दूसरे मूड में हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। या फिर अच्छा मूड भी खराब हो जाता है। मान लो कि हम बहुत खुशी वाले मूड में है, कोई आकर कुछ इस तरह से बात बोल के चला जाए, हमारा मूड खराब हो जाता है। और मान लो कि कुछ हम लोग अच्छे मूड में है, बहुत अच्छे मूड में, या फिर बहुत सारा खराब मूड में है और कोई अच्छी खबर ला करके सुना दे तो हम लोग तुरंत खुश हो जाते हैं। तो यही बात को यहाँ पर बताया गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोयम। कहने का मतलब है कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोयम। जो फ्रॉस्ट है वो इस मतलब कि पोयम में नेचर को किस तरीका से प्रेजेंट किया कर रहे हैं, किया जा रहा है। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ द आंसर। तो इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जो चीज की हमको बताएंगे कि हमको आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आकर के देखते हैं। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोयम। कहने का मतलब है किस तरह की बर्ड्स, किस तरह की चिड़ियों का जिक्र अक्सर पोयम में किया जाता है, ठीक है। डू यू थिंक क्रो इज ऑप्टेन मेंशन इन द पोयम। क्या आपको लगता है कि कौवे की जिक्र अक्सर मतलब पोयम में, कविता में किया जाता है। वट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। आपके दिमाग में क्या आया जब आपने क्रो के बारे में, कौवे के बारे में सोचा, ठीक है। तो हम लोग इसके आंसर में आते हैं।
फ्रोस्ट प्रेजेंस नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोयम। मतलब कहने का मतलब बोल रहे हैं कि जो फ्रोस्ट है वो नेचर को थोड़ा अलग तरीका से इस पोयम में दिखाने की कोशिश किए हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कौवे का जिक्र जल्दी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कौवे को दिखाया गया है पोयम में, वो भी अच्छे तरीका से। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नेचर को थोड़ा सा अलग तरीका से इस पोयम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग आंसर में आते हैं। Generally, poets take the bird and tree which are known for their beauty and good quality। ठीक है ना। पोएम में जब भी पोएट किसी भी पोएम को लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे बर्ड्स या फिर ऐसे ट्रीज का मतलब कि जिक्र करते हैं जो कि दिखने में ब्यूटीफुल हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। जैसे उदाहरण के तौर पे पिकॉक, पैरोट, कको, है ना, मैंथ एंड ट्री फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फ्रूट्स। ऐसे पौधे, ठीक है ना, ऐसे पेड़ और पौधे जो बहुत सुंदर हो, जिसका फल भी सुंदर हो और फूल भी सुंदर हो। तो अक्सर यही चीज देखा गया है कि जब भी कविता लिखता है कोई कवि या फिर कोई भी पोएट, जब भी कभी कोई पोएम को लिखता है तो ऐसी ब्यूटीफुल चीजों को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है जिससे कि पढ़ने वाले देखने वालों का मन खुश हो जाए। लेकिन इस पोएम में पोएट ने मतलब पेड़ भी लिया है तो जहरीला पेड़ लिया है, और अगर और पक्षी भी लिया है तो ऐसे पक्षी को लिया गया है जिस पक्षी को अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बट हियर फ्रोस्ट हैज टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। मतलब कि जो फ्रोस्ट है, जो कवि है, वो अलग तरीका से के नजरिया से यहाँ पर ये पोएट को लिखे हैं। ही चूज अ क्रो, उसने कौवे को चुना। विच इज नॉट ऑप्टेन यूज इन पोएम, जो अक्सर पोएम में और कविता में उपयोग नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है। क्रो इज अ ब्लैक इन कलर विथ वेरी हार्श वॉइस। हम सब लोग जानते हैं कौवा तो हम सब लोगों ने देखा है, हम सब लोग जानते हैं कि कौवा ब्लैक कलर का होता है और उसकी आवाज जो होती है वो बहुत हार्श, बहुत कड़वी होती है। एंड इज बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, जो कि एक खराब और मतलब बेड सैंबल देता है, बेड सुकून। मतलब कौवे को देख करके लोगों के मन में कभी अच्छी भाव नहीं आती है, ठीक है ना, वो खराब भाव ही आती है। ऐसा भी रिप्रेजेंट करता है क्रो। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर टू आवर माइंड। तो जब भी हम लोग कौवा के बारे में सोचते हैं तो कौवा के बारे में सोचने के बाद हमारे मन में हमेशा डिप्रेसिंग और सोरोफुल पिक्चर हमारे मन में आता है कि वो मतलब कि सही नहीं है और मतलब कि खुशी देने वाला पक्षी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो किसी को अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही हो या फिर कोई चीज समझ में नहीं आया हो या फिर मैं किसी भी चीज को पढ़ाने में कहीं पे कोई गलती की हूँ या फिर बताने में किसी चीज को मेरे से मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों का हर एक क्वेरी का आंसर करने का कोशिश करूंगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखो। अगेन व्हाट इज अ हेमलेक ट्री, कि हम लोग अब जानते हैं कि हेमलेक ट्री क्या है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ऑक और अ पाइन। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन में है कि हेमलेक ट्री क्या है, ठीक है ना। व्हाई डज नोट द पोएट राइट, पोएट ने क्यों नहीं लिखा और अच्छे ब्यूटीफुल पेड़ के बारे में। मतलब कि हेमलेक ट्री जो है वो एक जहरीला पौधा है, ठीक है। तो अगर पोएट चाहता तो एक अच्छा खूबसूरत पेड़ भी ले सकता था, जहरीला पेड़ लेने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा पेड़ को उसने क्यों लिया और एक सुंदर सा पेड़ क्यों नहीं लिया, इसके बारे में क्वेश्चन है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है खूबसूरत पेड़ के बारे में, जैसे मैपल हो गया, आक हो गया, पाइन हो गया, ये सब खूबसूरत पेड़ हैं। इन सारे खूबसूरत पेड़ को छोड़ करके हेमलेक ट्री के बारे में बात किया तो इसके पीछे क्या मतलब क्या मोटिव रहा है पोएट का, उसके बारे में हम लोग को सवाल पूछा गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आंसर में। तो देखो हमारा आंसर में क्या बोला जा रहा है। हमारे आंसर में बोला जा रहा है अ हेमलेक ट्री अ पोजेनियस प्लांट। जो हेमलेक ट्री है वो एक जहरीला पेड़ है। विच स्मॉल व्हाइट कलर फ्लावर्स, जिसका क्या है मतलब कि छोटे छोटे व्हाइट कलर के फूल होते हैं जिसमें। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डजंट चूज टू यूज एन ओक मैपल और पाइन ट्री। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रॉबर्ट
फ्रोस्ट है, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है इस पोएम के पोएट है, ठीक है, जिन्होंने ये जो खूबसूरत पौधे पेड़ के बारे में यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, ओक, मैपल और पाइन, इसका यहाँ पर उपयोग नहीं किया है इस पोयम में। इंस्टेड ही चूज द हेलमक Instead, he chose the hemlock tree and fell all the beautiful trees present in the world and left the यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं। Instead, he chose the hemlock tree and Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. जहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने ब्यूटीफुल Instead, he chose a hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. कहने का मतलब है कि पोएट ने जितने भी ब्यूटीफुल ट्रीज है उसको छोड़ करके हेमलेक ट्री का ही इस पोयम में जिक्र किया है। एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका जो प्रेजेंट मूड और फीलिंग्स था उसको ये चीज ही एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। वो अपने मूड को और अपने फीलिंग्स को प्रेजेंट करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने हेमलेक ट्री का ही यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है उसको देखो। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलेक रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है क्रो और हेमलेक ट्री, क्रो बर्ड एंड हेमलेक ट्री हमारी लाइफ में जॉय को रिप्रेजेंट करता है या सोरो को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ, ठीक है ना। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है उसको देखो। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलेक प्रेजेंट जॉय और सोरो। क्रो और हेमलेक क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, जॉय को रिप्रेजेंट करता है या सोरो को रिप्रेजेंट करता है। और आगे का क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ अ हेमलेक ट्री स्टैंड ऑफ। ठीक है, कहने का मतलब है कि व्हाट डज द, मतलब कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या करता है। जब कौवा वो जो हेमलेक ट्री को जब हिलाता है तो डस्ट ऑफ स्नो क्या करता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर आंसर में देखो क्या बोल रहा है। द क्रो एंड हेमलेक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन। कहने का मतलब है कि क्रो और हेमलेक ट्री जो है वो उदासी को और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। फेल्ट बाई पोएट इन दिस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड। कहने का मतलब है जैसा कि पोयम लोग जितने भी पोएट लोग होते हैं अभी के समय में कौवे को और हेमलेट ट्री को एक उदासी और डिप्रेशन और बेड तरीका से यहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एंजॉय। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। लेकिन डस्ट ऑफ स्नो जो है वो नेचुरल जॉय और एनर्जी है। तो यहाँ पर दो चीज हो जा रहा है। एक चीज ये हो जा रहा है कि क्रो और जो हेमलेक ट्री है वो नेगेटिविटी को यहाँ पर मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या करता है, नेचुरल जॉय और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि दो अपोजिट चीजों को एक जगह पर जोड़ करके पोएट ने बहुत खूबसूरती से ये पोएम को लिखा है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रोस सेक of a hemlock tree means passing through the sad and depressing moment. The poet is entering into the time full of joy and optimism. कहने का मतलब है जिस तरीके से कौवे ने हेलमेक ट्री को हिलाया और उससे जो डस्ट ऑफ स्नो
जो पोएट के ऊपर में आकर के गिरा, जिससे कि वो सैड वाले जो मोमेंट था उससे वो एकदम जॉय वाले मोमेंट में उसका जो फीलिंग्स चेंज हो गया, जिससे कि उसके मन में ये आशा आया कि नहीं, मेरा बाकी दिन और बहुत खूबसूरत जा सकता है। और उनका मतलब कि कहने का मतलब है कि एक खराब मूड से अच्छा मूड में तुरंत चेंज हो जाना एक छोटे से मतलब कि घटना के कारण, एक्शन के कारण। तो ये चीज यहाँ पर पोयम में इस चीज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब सिंपल तरीका से अगर इस पोएम को जाना जाए तो इस पोएम में पोएट ने बहुत खूबसूरती से एक नेगेटिव चीज को एक पॉजिटिव चीज के साथ में जोड़ करके एक उसको बहुत सुंदर तरीका से पॉजिटिव बनाया गया है। कहने का मतलब है कि एक कौवा जिसको एक पक्षी के रूप में अच्छा नहीं माना जाता है, और हेमलेक ट्री जो एक पॉइजनिक एक जहरीला पेड़ है जिसको भी अच्छा नहीं माना जाता है, दो नेगेटिव चीज को एक ऐसे खूबसूरत चीज जैसे स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत इंजॉय करने वाली चीजें, एनर्जी लाने वाली चीजें, मतलब अच्छा मतलब हैप्पीनेस फील करने वाली चीज के साथ में जोड़ करके उसको भी हैप्पी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखो डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ा। तो डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ा तो हम लोगों ने क्या जाना कि हेमलेट ट्री के बारे में जाना। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हेमलेट ट्री क्या होता है, ठीक है ना। तो हेमलेट ट्री यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह का जो ट्री होता है, इस तरह के ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमलेट ट्री बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीका से पौधे और जीव जंतु रहते हैं, तो जो सेम ही है ये हेमलेट ट्री ही है, लेकिन अपने वन्य अपने वातावरण के अनुसार, अपने अपने वेदर के अनुसार, अपने अपने क्लाइमेट के अनुसार इनका स्ट्रक्चर जो है देखो अलग अलग तरीका से चेंज हुआ पड़ा है। जैसे ईस्टर्न हेमलेट ट्री इस तरह से होते हैं, वेस्टर्न इस तरह से होते हैं, माउंटेन में जो पाए जाते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। ताइवान वाले एरिया में जो होते हैं इस तरह से पाए जाते हैं, नॉर्थन जापान में जो होते हैं इस तरह से पाए जाते हैं, हिमालयन वाले में इस तरह से पाए जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं तो इस तरह से पाए जाते हैं, और बाकी अलग अलग जगह पर इस तरह से पाए जाते हैं। इस तरह से पेड़ यहाँ पर होते हैं। तो समझ लो कि मान लो कि कोई एक हिमालय वाले रीजन में जो पूरा बर्फीला है, जिसमें पूरा स्नो पड़ रहा है अभी, अगर मान लो कि इसमें पूरी तरीका से स्नो भरा हुआ है, तो ये देखो पूरा पूरा व्हाइट व्हाइट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो जानते हैं कि जैसे कि व्हाइट कलर के फूल के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं कि हेमलेट ट्री में व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं। तो यही फूल जो होते हैं हेमलेट ट्री में का ये फूल है जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये फूल जो क्या है वो पॉइजनियस है। एक समय था बहुत पुराने समय में, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, अलग अलग तरीका की दवाइयां निकल गई है, अलग अलग तरीका के पॉइजन्स हैं, लेकिन एक समय में कैदियों को मारने के लिए इस तरह के इस पेड़ का उपयोग किया जाता था, इस फूल को का उपयोग किया जाता था। और राजा महाराजा बहुत पुराने समय में, हिस्ट्री के समय की बात है, इस पेड़ का उपयोग करके लोगों को मतलब कि मृत्यु दंड देने में और लोगों की हत्या करने के लिए इस फूल का उपयोग किया जाता था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हेमलेट ट्री जो डस्ट ऑफ स्नो से भरा हुआ जो हेमलेट ट्री है, ये इस तरह से होता है, इस तरीका से पूरा ये डस्ट ऑफ स्नो से भरा हुआ जो हेमलेट ट्री है, इस पर ये कौवा जो है आकर के बैठता है और अचानक से ये डाली को हिला देता है। तो नीचे बैठे हुए रहते हैं वो पोएट, जिस जो कि ये चीज को सैड मोमेंट में बैठे हुए रहते हैं। और मतलब ऐसे समझ लो कि नीचे अगर मान लो कि पोएट बैठे हुए हैं और ये जो हमारा ट्री है हेमलेट ट्री है, और ये डस्ट ऑफ स्नो से पूरा भरा हुआ है, इस पर एक कौवा आकर के बैठता है और नीचे बैठे हुए हैं पोएट जो कि उदास मूड में है। अचानक से ये कौवा क्या करता है, ये डाली को हिला देता है, हिलाता है तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो जाकर के पोएट के ऊपर में गिरता है। तो जो सैड रहते हैं पोएट, अचानक से उनके चेहरे पे स्माइल आ जाता है, और वो मतलब कि सैड मोमेंट से हैप्पी मोमेंट में आ जाते हैं, और उनका जितना भी दिन बचा हुआ रहता है फिर वो पूरा दिन उनका खुशनुमा गुजरता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्सपीरियंस पूछ रहा है, मतलब आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है, पोएट तो अपने बारे में बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या ऐसा कभी समय रहा है जहां आप डिप्रेस्ड फील किए हैं और होपलेस फील किए हैं, मतलब कि एकदम उदास, एकदम चिंतित फील किए हैं, और आशा मतलब कि अब मतलब कुछ है ही नहीं टाइप का, ऐसा कभी जीवन में आया है जैसा कि आप लोग कभी फील किए हैं? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपके जीवन में ऐसा कभी समय रहा है जिस समय में आप बहुत ज्यादा उदास और आशाहीन अपने आप को महसूस किए हैं? ठीक है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे?
तो ऐसा कोई समय आप लोगों ने अनुभव किया है जहाँ की आपका जो मूड बहुत खराब हो और अचानक से आपका मूड चेंज होकर के हैप्पी में हो गया हो? तो हर किसी की जिंदगी में ऐसी चीजें आती है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अच्छे बुरे चीजें चल ही रही होती है। मान लो कभी कुछ आदमी चिंता में रहता है तो कोई ज्यादा बहुत आदमी बहुत समय खुशी में भी रहता है। मान लो कि कोई बहुत ज्यादा चिंता में है और कोई व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या फिर किसी स्थान में ऐसी घटना घट जाती है जो कि उसका मूड मतलब सैड से हैप्पी में कन्वर्ट हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि एक इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है, खुश रहता है, उसके बाद फिर अचानक से ऐसी कोई घटना घट जाती है, ऐसी कोई बात हो जाती है या फिर ऐसा कोई मोमेंट खड़ा हो जाता है कि उसका जो हैप्पी मूड है वो मतलब सैड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो एक घटना के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं, ठीक है ना? एक घटना के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है आंसर में, देयर हैव बीन इन्यूमरेबल असंख्य टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। ऐसा बहुत समय आया है जब मैंने डिप्रेस्ड मतलब चिंतित और मतलब चिंता का समय और अपने आप को मतलब आशाहीन महसूस किया है। समटाइम्स समटाइम्स सच मोमेंट वेयर aroused by other people's behavior and attitude and sometimes due to my own conduct। कहने का मतलब है, बोला जा रहा है कुछ समय ऐसा रहा है कि दूसरों के मतलब कि व्यवहार से, बिहेवियर से और एटीट्यूड के कारण मन दुखा है, और कुछ तो ऐसा रहा है कि खुद के व्यवहार के कारण भी कभी ऐसा मन दुखा है। ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वॉज वेरी अपसेट, एक समय था जब मैं बहुत ज्यादा अपसेट था। आई वेंट आउट फॉर वॉक, और मैंने क्या किया कि मैं वॉक के लिए चला गया। वाइल वॉकिंग इन द पार्क, जब मैं पार्क में वॉक कर रहा था, आई सो अ गर्ल प्लेइंग विथ अ पपी, ठीक है ना? मैंने एक लड़की को देखा जो पपी के साथ में खेल रही थी, मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा पपी के साथ में खेल रही थी। एम्ब्रेसिंग एंड फीडिंग हिम, मतलब उसके साथ में खेल रही थी, उसको गले लगा रही थी, उसको खिला रही थी, ये चीज को वो कर रही थी। तो ये चीज वो क्या है कि वो देख रहा था। दिस लिटिल जॉय दैट दे शेयर्ड चेंज माई मूड, ये जो छोटा सा जो जॉय था, छोटी जो मस्ती थी, वो क्या किया, मेरे मूड को चेंज कर दिया। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी, और मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगा। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी का पूरा जो दिन है वो मैं बहुत अच्छे से फील करने लगा। आई ऑल्सो ज्वाइंड द टू एंड प्लेड विथ देम, और मैंने भी उन दोनों को, मतलब वो लड़की को और उस पपी को, दोनों को मैंने भी ज्वाइन किया, मैं भी उसके साथ में गया, खेला, और मेरा जो बाकी का दिन बचा हुआ था वो बहुत ही अच्छे तरीका से निकला। मतलब एक खराब मूड में मैं था और मैं वॉक के लिए निकला, तो मैं देखा कि एक लड़की अपने पपी के साथ में खेल रही है, उसको फीड करा रही है, उसे गले लगा रही है, उसके साथ खेल रही है। उसको देख करके उसके मन में मतलब बहुत अच्छे से फीलिंग्स आने लगा। उसका जो बेड मतलब कि उनका जो सैड मूड था वो मतलब अच्छे मूड में कन्वर्ट हो गया, और वो भी जाकर के उनके साथ एंजॉय करने लगा, खेलने लगा, और बाकी का बचा हुआ दिन उनका बहुत ही अच्छे से निकला। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन क्वेरी करनी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या फिर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई सजेशन देना है, किसी को किसी तरह की क्वेरी करनी है, तो आप लोग इस ईमेल आईडी पर भी मेल करके बता सकते हैं। और जो लेक्चर आज मैंने यहाँ पर लिया है आप लोगों का, बाकी इस चैनल में जितने भी लेक्चर आप लोगों के आते हैं, सारे लेक्चर का पीडीएफ आप लोगों को इस फेसबुक पेज पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग आराम से बैठ करके रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अ कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, एक कैंडल दूसरे कैंडल को जलाता है तो उसका कुछ भी लॉस नहीं होता है, इसलिए एक दूसरे की मदद करते रहिए। एक दूसरे की मदद करने से कुछ भी लॉस नहीं होगा। बी हैप्पी हेल्दी एंड स्ट्रोंग, खुश रहो, हेल्दी रहो और स्ट्रोंग रहो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस प्लेनेट में हम रहते हैं उस प्लेनेट को हम को सेव रखना है। तो जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही अगर हम सब अपने अपने वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा पृथ्वी साफ सुथरा रहेगा। अब पृथ्वी हेल्दी मतलब हम सब हेल्दी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।